अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में फिर इबहाम और गैर यकीनी दिखाई दे रही है। 5 अगस्त के एहतजाज की कॉल को लेकर ये सवाल अभी तक हल तलब है कि आया ये फैसला मरकजी क़यादत ने दिया या महज अलीमा खान की ज़ाती सियासी सरगर्मी का तसलसल है। अलीमा खान ने जिस अंदाज में 5 अगस्त के सिर्फ एक रोज़ा एहतजाज को मुस्तरद किया, उसने पार्टी में नई बहस छेड़ दी है। अलीमा खान का मौक़िफ़ है कि एहतजाज किसी एक दिन तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि उस वक्त तक जारी रहना चाहिए जब तक इमरान खान को रिलीफ नहीं मिल जाता। ये बयान महज एक हिकमत अमली का इख्तिलाफ नहीं, बल्कि उस गहरी बेचैनी का इजहार है जो ख़ानदान के अंदर पार्टी की मसलियत पसंद क़यादत के रवैये पर पाई जाती है। कारकुनों की बड़ी तादाद जज्बाती वाबस्तगी की बिना पर अलीमा खान की इस कॉल की हिमायत कर सकती है, मगर पार्टी की सीनियर क़यादत को खदशा है कि ये जोश 9 मई या डी चौक जैसे सानहात को दोहराने का बायस भी बन सकता है। इसी दौरान अलीमा खान के खिलाफ मुकदमात पर मुमकिना फैसले की बाज़गश्त भी जोर पकड़ रही है। 26 नवंबर से मुतालिक मुकदमा अपने इख्तितामी मरहले में है और इत्तलात के मुताबिक पार्टी के अंदर एक हल्का इस कोशिश में है कि सियासी राबतों के जरिए फैसला मौखर करवाया जाए। दिलचस्प बात यह है कि इत्तलात के मुताबिक अलीमा खान खुद इस हिकमत अमली से मुतमईन दिखाई नहीं देती और वाज़ेह कर चुकी हैं कि वो सज़ा की सूरत में जेल जाने समेत हर नतीजा भुगतने को तैयार हैं। साथ ही वो अपनी पोतियों से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार भी कर चुकी हैं, जो उनके मौक़िफ़ में एक ज़ाती जज्बाती पहलू भी शामिल करता है। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी भरपूर सियासी सरगर्मियों और जलसों के जरिए कारकुनों को मुतहर्रिक करने की कोशिश इस बात की निशानदही है कि वो पार्टी के अंदर एक मुतवाज़ी मुज़ाहिमती बयानिए के साथ अपनी सियासी साख भी बनाने की कोशिश कर रही हैं। सवाल यह है कि क्या अलीमा खान के गिर्द भी कानूनी शिकंजा कसा जाने वाला है, जो पहले ही इमरान खान, बुशरा बीबी और PTI के कई रहनुमाओं के गिर्द मौजूद है। अगर ऐसा हुआ तो क्या ये PTI को मजीद कमज़ोर करेगा या पार्टी के मसालिहत पसंद और सुलझे हुए रहनुमाओं को अपनी आवाज़ बुलंद करने का मौका फराहम करेगा? अदालती फैसलों में मुसलसल ताख़ीर का मतलब क्या लिया जाएगा? कारकुन इस ताख़ीर को आखिर किस नज़र से देखेंगे? अहम सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी धारा अब मौजूदा मरकजी क़यादत से अलग रुख इख्तियार करने जा रहा है, जिसकी क़यादत अलीमा खान के गिर्द बनने वाला बयानिया करेगा? तो फिर उनकी गिरफ्तारी की सूरत में क्या आने वाले दिन इन तमाम सवालात के जवाब देने जा रहे हैं? इसी पर गुफ्तगू रखेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, आमिर अहमद खान और हसन निसार साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अलीमा खान के जल्द कानूनी शिकंजे में आने की इत्तलात, 3 साल से PTI के बयानिए को कंट्रोल करने की कोशिश, अलीमा खान की अदम मौजूदगी PTI के लिए रिलीफ या नया बहरान खड़ा करेगी? ज़ैगम खान साहब, सियासी तौर पर PTI कोई फैसला नहीं कर पा रही, कोई मौसर एहतजाज नहीं कर पा रही, मगर अलीमा खान अपने बयानिए के साथ हर मुमकिन कोशिश में मुस्तकिल लगी रही। 5 अगस्त का एहतजाज से लेकर अब जो फैसले आने हैं अदालती, उन तक अगर सफ़र किया जाए तो वो तैयार हैं। आपको लगता है उनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी किस हद तक PTI के लिए इस वक्त में मैटर करती है? मुझे तो समझ नहीं आती कि अलीमा खान को कोई क्यों बंद करेगा। वो अंग्रेजी में कहते हैं कैट इन द चिकन कूप। अलीमा खान साहबा की वजह से PTI का पूरा दड़बा तितर है। कोई टाइगर इधर भाग रहा है, कोई टाइगर उधर भाग रहा है। किसी टाइगर को खबर नहीं है कि कब किसका सर कलम कर दिया जाएगा। तो तंजीम की कोई हायरार्की नहीं बची उनकी मुसलसल मुदाखलत की वजह से। अब पार्टी में उनको एक फैसला कुन हैसियत हासिल है बगैर किसी ओहदे के, इमरान खान की बहन होने के नाते, क्योंकि इमरान खान का उनको नुमाइंदा समझा जाता है। वो जब बोलती हैं तो इमरान खान बोलते हैं, ये समझा जाता है। टाइगर उन पर ट्रस्ट करते हैं, यूट्यूबर्स उनकी तरफ देखते हैं, तो उनकी इतनी बड़ी अहमियत है। और उन्होंने अपनी एक पॉलिसी, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है, और उनकी स्ट्रेटजी ये है कि पार्टी को मज़ाहिमत करनी है और मज़ाहिमत के ज़रिए से इमरान खान को आज़ाद कराना है। इसके लिए वो दबाव डालती हैं पार्टी पर, और सबसे बड़ा उनका दबाव का जो महवर और मरकज़ होता है वो होता है पख्तूनख्वा और पख्तूनख्वा की हुकूमत। अली अमीन का वो सर कलम कर चुकी हैं, उनकी जगह दूसरे वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आ चुके हैं। जो थोड़ा बहुत अली अमीन गंडापुर कर रहे थे, सुहेल आफरीदी वो भी नहीं कर पा रहे।
अब एक तरफ तो वो जोर दे रही हैं पार्टी पर कि तहरीक चलाओ, लेकिन जिन लीडरों ने यह तहरीक चलानी है, जिनकी काल पे लोगों ने जमा होना है, जिन्होंने तहरीक को लीड करना है, पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है, उन तमाम को वो बकलम खुद मुकम्मल डिस्क्रेडिट कर चुकी हैं। कोई लीडर ऐसा नहीं जिनके खिलाफ उन्होंने इतने सख्त बयान ना दिए हों कि अपने वर्कर्स की नज़र में, टाइगर्स की नज़र में उसको गद्दार ना समझा जाता हो। अब तो ख़ुद अलीमा खान की सिवा तमाम लीडरशिप पीटीआई के वर्कर्स के नज़दीक मशकूक हो चुकी है, तो वो कैसे तहरीक चलाएंगे? अब आप देखिए कि हर हफ्ते तो साहब कतई कलामी की माजरत, आपकी इसी गुफ्तगू में जरा इस जाविये को भी फिर शामिल करें। फिर फैसलों में आपने कहा कि उनकी मौजूदगी जो है वो पीटीआई की तंजीम को या सियासत को इकट्ठा नहीं होने दे रही, तो फिर जो फैसलों में ताखीर है, क्योंकि उन्होंने तो अदालत से कहा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं अपनी पोतियों को मिल लूँ, उनको फिर 5 दिन दिए गए। अभी कुछ देर पहले बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि केस अंजाम की जानिब जा रहा है, लेकिन चाहते हैं जल्दबाजी ना हो। वर्कर किस तरह देखेगा अगर ये फैसलों में ताखीर होती है, ये वाला अरेस्ट नहीं होता है, तो फिर वर्कर की राय आपके ख्याल में इस पर क्या होगी? खुद पीटीआई, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वर्कर तो उनके पीछे खड़ा है। जी, वर्कर्स को उनके लिए बहुत एहतराम है। वर्कर्स इमरान खान की जगह अलीमा खान को समझते हैं। वर्कर ये समझते हैं कि वो जो कुछ बोल रही हैं वो इमरान खान की आवाज़ है, तो अगर वो जेल जाती हैं तो ज़ाहिर है उनका मज़लूमियत का तासर होगा, इमरान खान का मज़लूमियत का तासर होगा। लेकिन पार्टी लीडरशिप को शायद कुछ रिलीफ मिलेगी, उन्हें एक और शहीद भी मिलेगा, और अलीमा खान ने जो पूरी पार्टी को तितर बितर किया हुआ है, शायद उसकी जगह पार्टी खुद को ऑर्गेनाइज करेगी, शायद पार्टी को खुद से सोचने का मौका मिलेगा, शायद पार्टी को कुछ इस तरह का एक पॉलिसी स्ट्रेटजी बनाने का मौका मिलेगा जो वाकई किसी तरह की तब्दीली ला सके, जिसकी वजह से इमरान खान को कुछ रिलीफ मिल सके, जिसकी वजह से अगर तहरीकी कामयाबी नहीं हो रही तो कोई मुज़ाकराती कामयाबी हो सके, कोई रास्ता निकल सके। अलीमा खान साहिबा ने तो उन तमाम चीज़ों को मुश्किल बनाया हुआ है, क्योंकि बात कहीं जा नहीं रही। अब देखिए, हर हफ्ते अडियाला के बाहर वो कॉल देती है ना, दुरुस्त हो गया, तो 50 लाख की आबादी है इस्लामाबाद और रावलपिंडी की। कौन रोकता है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को, पीटीआई के यहाँ के टाइगर्स को, कि 3-4 हज़ार सिर्फ घरों से निकले? और फिर कंक्लूड कीजिए ज़ैगम साहब, उनकी मौजूदगी जरूरी है पीटीआई के लिए, या अदम मौजूदगी से पीटीआई की सियासत को फायदा होगा? एक जुमले में कहिए। मैं ये समझता हूं कि उनकी मौजूदगी पीटीआई की क़यादत के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, क्योंकि उनके पास कोई बाकायदा ओहदा नहीं, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रही हैं। ठीक हो गया। और शायद उनकी गैर मौजूदगी से पार्टी को फायदा होगा। एक फ़ायदा खुद उन्हीं की वजह से होगा कि अगर वो जेल जाती हैं तो उनकी मजलूमियत का तासुर भी पार्टी को फायदा देगा, और दूसरी बात यह है कि पार्टी को कोई बाकायदा रेशनल स्ट्रेटजी बनाने का मौका मिलेगा। ठीक हो गया जी। हसन निसार साहब, अलीमा खान की अदम मौजूदगी पीटीआई के लिए रिलीफ है या बहरान खड़ा कर रही है? पहली बात तो ये है, अमी आपके लिए मशवरा है कि जैसे हम सब लगे हुए हैं ना, पूरा पाकिस्तान, बयानियाँ नैरेटिव, किसी को पता है बयानियाँ होता क्या है? लफ्ज़ आ गया बात से पकड़ लिया, रॉकेट साइंस रॉकेट दुनिया आगे निकल गई। एनीवे, आप कभी गौर करो, इंसानी तारीख में हीरोज़ की भारी अक्सरियत, बल्कि भारी तरीन अक्सरियत ट्रेजिक हीरोज़ की होती है। आपकी घरेलू मिसाल देता हूँ। आपको पता है, गोरों के पास बेटे उसके यरगमाल थे, टीपू सुल्तान के। अगर वो आखिरी मार का लड़ते हुए इतनी दलेरी से शहीद ना होता तो मैं कसमन कहता हूँ, हम में से किसी को टीपू सुल्तान का नाम तक याद ना होता, सुना भी ना होता। यही हाल है, आप शाह खारज़म का देख लो, स्पार्टकस का देख लो, ये इस तरह के लोगों का, चे गवेरा का देख लो। क्या था वो? चवल सा आदमी था वो, उसका ट्रेजिक एंड। अब अगर अलीमा खान के गिर्द आप कानूनी शिकंजा ये क्या है? ये इस सवाए इसके कि हमदर्दियों में मज़ीद इजाफा होगा। ये ह्यूमन साइकी है यार, बुनियादी सादा सी बात है। एक चवल सा भी बंदा हो, उसके साथ अब अगर आप एक खत से अगर गुजरते हो, लोगों की सिंपथीज हो जाएंगी। हम जज्बाती से नीम खानदा से लोग हैं, और हम ही नहीं, बनी ना इंसान सारे का सारा ऐसा ही है, सदियों से यही तारीख। मेरिट वेरिट नहीं होता, फिर ये याद रखना, सिंपथी ये बड़ी खौफनाक चीज़ है, ये अंधी होती है।
इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होती। सो बुनियादी तौर पे ट्रेजिक हीरोज आर द हीरोज। ह्यूमन हिस्ट्री का मुझे बताओ और कोई हीरोज नामवर हो सकते हैं, हीरोज नहीं। स्पार्टिकस कई गुलाम थे, उन्होंने बगावतें की, लड़े मरे, लेकिन जैसे स्पार्टिकस, सुभान अल्लाह, तो वो अमर हो गया। यही हाल है। तो सिवाय इसके कि फायदा होगा, ठीक हो, इनको फायदा होगा, इस्टेब्लिशमेंट को नहीं, हुकूमत को नहीं। हाँ, वो देखो कौन सी तोपें चला रही हैं वो बाहर। ये अभी जैगम साहब ने जो एक्सप्लेन किया है, इसके बाद को कसर रह जाती है, बल्कि वो अच्छा है उनको बाहर रहने दो, दुरुस्त हो गया। चलो। लेकिन बहरहाल नैरेटिव फैलाने, बयानिए। ठीक। शहजाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से एहतजाज कब हो, कैसा हो, किस वक्त हो, कितने दिन का, इस पे तो कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। अदालती फैसले से मुतालिक खुद उनकी क़यादत बात कर रही है कि फ़ैसला आने को है। अलीमा खान साहिबा भी मीडिया पे बात करते हुए कह रही हैं, फिर बैरिस्टर गौर साहब भी कह रहे हैं एहतियात होनी चाहिए। मगर अगर इन फैसलों में ताख़ीर होती है, क्योंकि टाइम गुजर चुका अब तक इन फैसलों की तरफ देखा जाए, तो क्या PTI के अंदर मुज़ाहमती जो किरदार है उसकी वो कमज़ोरी की तरफ जा रहा है? पार्टी के अंदर पसे पर्दा राब्तों को लेकर भी बात होती है, क्या वो राब्ते अलीमा खान के मौक़िफ़ को कमजोर कर रहे हैं? अच्छा, मुझे याद नहीं था या मुझे पता नहीं था कि कोई अलीमा खान पे मुकदमा इस वक्त चल रहा है और फैसला होने वाला है। ये पता था कि मुकदमा चल रहा है, लेकिन कि इतना अहमियत वाला मुकदमा है इसका मुझे अंदाजा नहीं था। आपके सवाल से पता लगा कि वो काफी अहम किस्म के किसी मोड़ पे अपने सफर के अंदर पहुंची हुई हैं। आई थिंक शी हैज मिस्ड द ट्रिक ये था कि 5 अगस्त 2026 को 5 अगस्त 2019 के हिसाब से अगर ये एहतजाज की आवाज़ बुलंद करती तो ना सिर्फ मकबूल होती बल्कि हुकूमत को मुश्किल में डाल देती। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया था और जो कश्मीर का स्टेटस है उसको उन्होंने ज़म कर लिया था अपने अंदर, उसको वापस लाने की ज़रूरत थी। और मैं हैरान हूं कि हम आज 5 अगस्त की बात तो करते हैं लेकिन अलीमा खान के कॉन्टेक्स्ट में, जबकि बात किसी और अंदाज में होनी चाहिए। बाहर सूरत, मुझे ये बताइए कि अलीमा खान क्या यास्मीन राशिद से बड़ी लीडर है या अलीमा खान इमरान खान से बड़ी लीडर है? तो अगर इमरान खान और यास्मीन राशिद के जेल में होते हुए PTI जैसी टूटी फूटी जिस किस्म की जमात इस वक्त है वो वैसी ही है और उसको जहां पे है वैसी ही है, तो इनके जाने से जेल में क्या फर्क पड़ जाएगा? इनके बाहर होने से क्या फर्क पड़ा? ये बाहर हैं तो क्या PTI के अंदर PTI एक बड़ी फाल जमात होकर निकली है, सियासी नजरिए और सोच के अंदर एक ऐसा एक इनकलाब आया है जिसकी वजह से उन्होंने लोगों को अपने पीछे लगा लिया है, तमाम लोगों को। मेरा ख्याल है कि ऐसा तो काम नहीं है। और अगर हमने उसको सिर्फ इमरान खान की बहन होते हुए इस किस्म की अहमियत दी है तो थोड़ा सा जरा एक मुआवजा करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो भी एक खानदान का और किसी का बेटा, बेनजीर का बेटा जरदारी साहब, वो कैसे मुमकिन हुआ कि वो अपनी जगह बना पाया? क्या वो खानदान का असर था, उस खानदान का उनका होल्ड था, उन्होंने उसको लाके डॉन की तरह सामने बिठा दिया, या वो एक ऐसा फलसफा या नजरिया लेके चला जिसकी के कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे कई दिलों में वो अटकती है बात अभी भी? तो अगर तो उस किस्म की कोई एक चीज है जो कि इनके पास भी हो तो फिर तो इनकी भी कहीं पहचान बनी जाएगी और उसका असर आएगा। तो मुझे लगता है कि वो बिलावल भुट्टो वाली बात भी ना हो पाई। हालांकि उम्र में और तजर्बे में तो जाहिर है बिलावल से बहुत बड़ी है और उस लिहाज से इनकी सोच और समझ भी ज्यादा होनी चाहिए थी। सिमिलरली मरियम नवाज ने जो अपना मकाम बनाया पिछले 4-5 सालों में, 7 सालों में, इसको बताइए इसके अंदर क्या था? एक एफर्ट थी, एक कोशिश थी, और फिर उस खानदान का एक अपना असर। अब वो उसको आप नेगेटिव समझे, पॉजिटिव समझे, जैसा भी है, ये हमारे एक मिजाज और माशरे का हिस्सा है कि वो अपनी जगह पे बैठ के उन्होंने मरियम को बिठा दिया और आप सब कहते हैं कि मरियम आइंदा की वजीर आजम है। अब वो है इस काबिल या नहीं दूसरी बात है, या कैसा फर्क होंगी या नहीं होंगी, लेकिन नवाज शरीफ साहब का असर, शहबाज शरीफ साहब का असर, उस खानदान का असर, तो मुझे ये चीज भी नजर नहीं आती। इमरान खान इतनी देर तक लीडर भी नहीं रहे, ना वो विरासती निज़ाम लेके चल रहे हैं, ना उनके अंदर से कोई, तो ना फलसफा, ना नजरिया, ना पार्टी का फाल होना, ना PTI की सियासत आजकल की, मुझे कहीं पे भी कोई ऐसी चीज नहीं नजर आती कि जो अगर अलीमा खान, हाँ उनके जेल जाने से अफसोस जरूर होगा कि यार खाम एक खातून को जेल में डाल दिया एक सियासी वजह से, वो नहीं डालना चाहिए। लेकिन उनके जाने या ना जाने से मेरे हिसाब में कोई बहुत बड़ा
फर्क नहीं पड़ेगा। और आपके याद कराने का शुक्रिया। असल में तो मैं पीटीआई को भी तकरीबन अब आजकल को बहुत ज्यादा आप भूल चुके हैं पीटीआई को ये। हाँ, तो मेरा ख्याल है आपने दोनों चीजें याद करवा दी, लेकिन सर ये रियलिटी है, याद रखें। खैबर पख्तूनख्वा में काफी वो जलसे जुलूस और एहतजाज कर रही हैं, उसकी बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, हम बढ़ के बात करेंगे उसके ठीक हो गया। आमिर अहमद खान साहब, कितना अलीमा खान का पॉलिटिकली एक्टिव होना मैटर करता है, नहीं करता है? उनकी गिरफ्तारी की बातें खुद जमात के अंदर से खुद अलीमा खान बात कर रही हैं। उनकी मौजूदगी क्या ताकत देती है पीटीआई की सियासत को? फिलहाल उनकी गिरफ्तारी क्या कमजोर करेगी या किसी नई तहरीक में बदल देगी? अच्छा, मैं ये अपने साथियों की अभी बातें सुन रहा था ना, जब तो मुझे एक ख्याल आ रहा था कि ये सारी बातें जिनका अगर मैं निचोड़ निकालना चाहूँ तो अभी तक जो मुझे समझ आई है वो यही है कि या तो वो उनका सियासी किरदार जो है वो सिरे से ही कोई खास अहमियत नहीं रखता, या फिर उन्होंने कोई बहुत ज्यादा सियासी फहम नहीं दिखाया, और इससे ज्यादा बढ़ के ये बात कि उन्होंने एक डिसरप्टिव सियासत की है जो कि पीटीआई की अंदरूनी सियासत और अंदरूनी इंतजामी अमूर के लिए और भी ज्यादा डिस्ट्रप्टिव साबित हुई है, बजाय इसके कि वो रियासत के लिए डिस्ट्रप्टिव साबित होती। अगर ये सारी बातें आशा हमें पता है या हम इन बातों को जानते हैं, तो हमारा क्या ख्याल है कि जो हुकूमत में है, जो इस हाइब्रिड निजाम के करता धरता है, उन्हें ये नहीं पता होगा। और अगर उन्हें भी ये पता है और उसके बावजूद ये हालात इस तरफ जा रहे हैं कि अलीमा खान की गिरफ्तारी की तवक्को की जा रही है पूरे पाकिस्तान में, तो इसका मतलब है कि किसी ने सोच समझ के ये फैसला किया होगा ना कि उनको अब हटाएं, ताकि पीटीआई की सियासत जिस तरह के इंतशार का शिकार है इतने अरसे से, उसको कोई अपनी सिमत नजर आए, वो वापस आए। आपने देखा, मैं पता नहीं वो सही था गलत था, मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि पीटीआई ने फैसला किया है कि वो स्टैंडिंग कमेटी का बायकॉट भी अपना खत्म कर देगी पार्लियामेंट के अंदर। उस तरह की भी एक तो खबरें आ रही थी कि ये सियासत पीटीआई कश्मीर के इलेक्शन पे भी उनके मौक़िफ़ किसी सॉलिड पॉइंट पे नहीं पहुंच रहे, उनको फैसला साजी में दिक्कत है। अगर अलीमा खान साहिबा ना हो तो क्या पार्टी के मसालियत पसंद और सुलझे हुए रहनुमाओं को बात कहना, किसी नुक्ते पर पहुंचना, मुफाहमती सियासत करना, कुछ आसानियां लेना आसान हो जाएगा? देखिए, उनके इस रास्ते से में एक बड़ी रुकावट तो खत्म होगी ना। वो फिर उसके बाद जो भी फैसला करते हैं या जहां पे भी जिस सिमत में भी अपनी सियासत को लेके जाना चाहते हैं, एक रास्ता थोड़ा सा उनके लिए खुलेगा भी। और ये मेरा ख्याल है अब, और मुझे तो काफी अरसे से इस बात का एहसास हो रहा है शायद कि अब ये चीज हमारे हाइब्रिड निजाम को भी समझ आ गई है, मुख्तदरा को भी समझ आ रही है कि देखें, आप सियासत को ना एक बोतल में बंद करके नहीं रख सकते एक हफ्ते से ज्यादा। ज़ावलत ने करके देखा ना, क्या नतीजा निकला। उमर डाले लोग जैसे ही उनको मौका मिला। नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा था कि वो जो जिस डील के तहत वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं, उसने उसकी सियासत को खत्म कर दिया है। और जनरल मुशर्रफ का ख्याल था कि 10 साल का मुआहदा करके उन्होंने पीएमएलएन की सियासत को खत्म कर दिया, नहीं हुई ना। तो इस चीज का एहसास मेरा ख्याल है मुक़्तदरा को भी है कि आप सियासत को इस तरह से हमेशा एक बोतल में बंद करके नहीं रख सकते। अब उसको निकलना है, तो उसके निकलने का, उसको बाहर अगर उसको खुली छुट्टी देनी है, तो उसका रास्ता माइनस इमरान खान, माइनस उन तमाम लीडर्स के जो कि मज़ामती सियासत में यकीन रखते हैं, माइनस उस खानदान के जो मज़ामती सियासत में यकीन रखता है, उसके उनको अलहदा करके ही आगे का रास्ता निकल सकता है। और आगे का रास्ता निकालना मेरा ख्याल है जिस वक्त जितनी इस वक्त पीटीआई की जरूरत है, उतनी ही मुक़्तदरा की भी जरूरत है। ये ना समझेंगे ये सिर्फ पीटीआई के ऊपर कोई बड़ी मेहरबानी की जा रही है, अलीमा खान की गिरफ्तारी की अगर तैयारियां हो रही हैं, ये मुक़्तदरा अपने लिए भी कर रही है। इतनी मोहब्बत उनको कभी भी नहीं थी पीटीआई से कि वो सिर्फ उनकी सियासत को बहाल करने के लिए इस तरह के इक़दाम का सोचे। दुरुस्त हो गया जी। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान की तरजीहात में पानी यानी डैमों और पानी के ज़ख़ीरा करने को लेकर कभी भी मनसूबाबंदी क्यों नहीं रही। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। डैम्स पाकिस्तान के आबी मुस्तकबिल का सबसे बुनियादी तकाजा। एक ऐसा मुल्क जहां एक जानिब तबाहकुन सैलाब आते हैं और दूसरी तरफ पानी की शदीद क़िल्लत पैदा हो जाती है, वहां डैम महज तरक्याती मंसूबा नहीं है बल्कि बका की ज़मानत है। 2010, 22 और 2025 के तबाहकुन सैलाबों में हज़ारों जानें ज़ाया हुईं और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। ये कौमी सानिहात बार बार इस हकीकत को उजागर करते हैं कि पानी को ज़ख़ीरा करना अब कोई इंतखाब नहीं बल्कि एक नागुज़ीर ज़रूरत बन चुका है। चेयरमैन वापडा के मुताबिक तरबेला और मंगला के बाद मुल्क में एक भी बड़ा डैम नहीं बना। पाकिस्तान को पानी की सिक्योरिटी के लिए संजीदा कोशिशों की ज़रूरत है।
पाकिस्तान में फीकस पानी की दस्तयाबी 1947 के तकरीबन 5000 क्यूबिक मीटर से कम होकर आज सिर्फ 900 क्यूबिक मीटर से भी नीचे आ चुकी है। इसके बावजूद हम हर साल अरबों क्यूबिक फीट कीमती और मीठा पानी समंदर की नज़र कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास इसे ज़ख़ीरा करने के लिए डैम ही मौजूद नहीं। अगर खित्ते से मवाजना किया जाए तो भारत 5000 से ज़ायद छोटे बड़े डैम बना चुका है। श्रीलंका जैसे छोटे मुल्क भी 400 से ज़्यादा डैम रखते हैं, जबकि चीन में ये तादाद 97,000 से भी तजावुज़ कर चुकी है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान में सिर्फ 73 के करीब बैनुल-अक़वामी मयार के डैम मौजूद हैं, जो हमारी ज़रूरियात के लिहाज से ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है। ये कमी महज वसाइल की नहीं बल्कि तरजीहात की भी अक्कास है। भाषा डैम इसकी वाज़ेह मिसाल है, जिसके लिए 94 अरब रुपए दरकार थे, मगर बजट में सिर्फ 10 अरब मुख्तस किए गए। नीलम जेलम हाइड्रो पावर मंसूबा, जो तवानाई के शोबे में उम्मीद की किरण था, तकनीकी खराबियों के बायस 2.5 साल से बंद है और मजीद 1.5 साल तक मुकम्मल बहाली मुमकिन नहीं। इस बंदिश से अब तक करीबन 100 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। इन तमाम हक़ाइक़ के बावजूद सवाल अपनी जगह पर कायम है कि क्या हम अब भी डैमों की तामीर को तरजीह देने के लिए तैयार हैं? क्या हम माली और इंतज़ामी रुकावटों को दूर करके इस शोबे में संजीदा पेशरफ्त कर सकते हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या हम मज़ीद ताख़ीर के मुतहम्मिल हो सकते हैं? इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। तरबेला और मंगला के बाद एक भी बड़ा डैम नहीं बना, चेयरमैन वापटा। चीन 97,000, भारत 5,000, श्रीलंका 400, पाकिस्तान सिर्फ 73 डैम बना सका। क्यों पाकिस्तान आबी मनसूबाबंदी में खतरनाक हद तक पीछे रह गया? शहजाद चौधरी साहब। आयशा, कभी आप कराची के किसी सेठ से ये पूछें कि आपकी जो फैक्ट्री है या जो भी कारखाना है ये कितने सालों से लगा हुआ, तो बचाएगा कि ये मेरे वालिद के वालिद ने 50 साल पहले 60 साल पहले शुरू किया था और बहुत कमाल का और बड़े अमीर तरीन लोगों में शुमार होंगे। तो आप उनकी गुज़र औकात हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। 5 या 6 या 10 भाई हैं तो 10 के 10 एक ही कारोबार से जुड़े हुए हैं। वो कारोबार को डाइवर्सिफाई करने की सोच भी नहीं रखते। वो कहते हैं कि खानदान को इकट्ठा रखना जरूरी है बनिस्बत इसके। इस वजह से आपकी मईशत उधर ही फंसी हुई है। बजाय मैं क्या बता रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि जहां पे आपकी सोच ये है कि हर साल इस सीजन में बारिश हो जाती है और रबी और खरीफ की फसलें जो हैं वो उसी हिसाब से साल से आ रही हैं और मिल रही हैं। ये कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि क्लाइमेट चेंज आएगा, मौसम बदल जाएंगे, सीजन बदल जाएंगे, तो उस वक्त हमारी खुराकों का क्या बनेगा, हमारे तरीकों का क्या बनेगा, हमारे पानियों का क्या बनेगा। हमें तो पानी और मौसम की जो मुनासबत है उसके हिसाब से किसी क्रॉप को उगाना होता है। तो जब सर्दियों में पानी ज्यादा आ जाएगा, गर्मियों में कम होगा, तो फिर क्या करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये बुनियादी चीजें, बाकी चीजें आपने बता दी जो की हैं कि देखिए आज भी पाकिस्तान का 105 मिलियन एकड़ फुट पानी इन हमारे दरियाओं में बहता है। इसमें से कम 15 से लेके 35 तक, इसमें फिगर्स के अंदर सिंध वाले कुछ कहते हैं, कोई और कुछ कहते हैं, लेकिन 15 से 35 मिलियन एकड़ फुट पानी आज भी दरिया में समंदर में जा रहा है। और ये जो बाकी इस्तेमाल हो रहा है, इसको इतना वेस्ट किया जाता है, जिसका आमिर अहमद खान साहब बार बार बता चुके कि हम उसको ना संभाल पाते हैं और जाया करते जाते हैं। हमारी इरिगेशन का तरीका हो, हमारी बाकी चीजें हो, हमारा स्टोरेज है ही नहीं, स्टोरेज का निजाम तो अब आज सर पे आन पड़ी है। लेकिन 105 मिलियन एकड़ फुट पानी आज भी बहुत है। आज भी आपको काम शुरू कर देना चाहिए ताकि आप उसको बचा सकें। इंडस वाटर ट्रीटी का जो मसला है वो ज्यादा बड़ा मसला हमारे सामने ये आ रहा है कि इंडिया बार बार हमारे सामने ये शक्ल लेके आता है कि इतने साल तुमने इतना पानी जाया किया, सही, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें ये पानी तुम्हारा चाहे तुम्हारे हिस्से का भी है कि तुम्हें दिया जाए, क्योंकि तुम इसका ख्याल रखने के काबिल नहीं। तो ये उनकी बुनियाद बात आहिस्ता आहिस्ता, चाहे हम ना माने, हम नहीं मानते क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी है, हम जंग करेंगे अभी, लेकिन देखिए दुनिया आपको आईना दिखाने के लिए तैयार। बिल्कुल दुरुस्त हो गया। और ये आईना अब आज आपके घरों को भी काटेगा, आपकी फैमिलीज को भी काटेगा। अगर आज भी आप उठ के अपना काम नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है ये सब कुछ हो सकता है और इसको फौरन से पेश कर। एक फाइनल बात कर दूं, आप अपने वज़ीर आज़म से ये पूछिए कि सर 2040 में हमारी जो मईशत है इसकी शक्ल क्या होगी, ये किन किन चीजों के अज्जा पे मुश्तमिल होगी। मुझे यकीन है, सवाल कर दिया। मुझे यकीन है कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं है। शायद अगर यही सोच लें। सर प्लानिंग वाले मंसूबे तो बहुत बनाते हैं, ऐसे इकबाल साहब ने तो पिछले दौर में भी बनाया था 2025-30 तक का, वो आगे के बना रहे हैं, सोच रहे होंगे कुछ ना कुछ। चलो एनीवे ठीक है, तो ये हालात ठीक है। आमिर साहब, मंगला और तरबेला ने 6 दहाइयां गुजार दी, ज़राअत तवानाई रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते रहे, मामला चलते रहे, मगर पानी कम होता गया, जखीरा करने की गुंजाइश पे भी नहीं सोचा गया। अब आज आप भी इस पे बात करते हैं, आज भी कोई मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी नजर आती है कि इस आबी बहरान से बचना है, कोशिश शुरू करें?
क्लाइमेट चेंज की मनसूबाबंदी जो है जी, वो दुनिया के डेवलप तरीन माशरों को भी के लिए भी एक इतना बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है कि उनको भी मुश्किल पड़ रही है। तो पाकिस्तान के बारे में मेरा ख्याल है इस तरह का सवाल करना जो है ना, वो इस वक्त शायद मुनासिब भी ना हो मेरी तो राय के अंदर। लेकिन अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे बचपन में मेरे गांव में चाय जो है वो सिर्फ हकीम की दुकान से मिला करती थी, और किसी को मौसमी बुखार हो जाता था ना, तो वो जाके वहां पर चाय लेके आते थे, दूध में काटते थे, पीते थे, कुछ ठीक हो जाते थे, कुछ नहीं ठीक हो जाते थे, लेकिन उसको मौसमी बुखार का, नस्ले जुकाम का इलाज समझा जाता था। आजकल आपने किसी को सुना है ये कहते हुए कि जी अगर आपको नजला जुकाम है या हल्का फुल्का बुखार है तो आप चाय पी के उतार दो? नहीं ना। वो इसलिए कि किसी वक्त जमाने में अगर कोई चीज किसी एक चीज का हल होती थी तो जरूरी नहीं कि 50 साल, 60 साल, 70 साल गुजरने के बाद भी वही चीज उस मसले का जो है वो हल हो जाए। दुनिया बदलती रहती है, उसके तरीका कार बदलता रहता है, टेक्नोलॉजी डेवलप करती रहती है, नए नए हल निकल आते हैं। आज अगर हम फिर से इस आबी बहरान का अहाता करते हुए वापस हम डैमों की बात करना शुरू करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हमसे कोई प्लानिंग तो बहुत दूर की बात है आयशा, हमसे उस मसले का बुनियादी अहाता ही नहीं किया जा रहा। आप 100 डैम भी बना लिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जब तक आप अपने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज नहीं करेंगे सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपकी पानी की जरूरियात पूरी हो जाए। जब तक आप ड्रिप इरिगेशन की तरफ नहीं आएंगे, फ्लड इरिगेशन पर इंतजार करेंगे, तो ये डैम आपका कुछ करने वाले नहीं है, जिनको बनाने के लिए ना तो आपके पास पैसा है, ना वसाइल है, ना ही आपके पास वो टेक्निकल कैपेबिलिटी है कि आप अपने तौर पे। वेरी वैलिड पॉइंट आमिर साहब। वो जो नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया वो तो 4 साल में हमें 100 अरब का नुकसान दे रहा है। आपने बड़ा अच्छा नुक्ता कहा कि 1950, 60, 70 में अगर कोई सोच थी तो क्या आज 2026 में होनी चाहिए। अजीब बात है कि हमारी हुकूमती या इंतजामी अशराफिया है वो अपने लिए कुछ और तरह सोचती है, मगर ओहदों पर बैठकर शायद सोच का अंदाज बदल जाता है। ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। हसन निसार साहब, सब ये कहते पढ़ते बड़े होते हैं कि पानी जिंदगी है और पानी के साथ ही सिविलाइजेशंस आगे बढ़ती हैं या ग्रो करती हैं। पाकिस्तान क्यों मंसूबाबंदी नहीं कर सका अपने आबी मामलात को लेकर और इतना पीछे रह गया? मुझे एक मिसरा याद आया मुनीर नियाजी साहब का आपके सवाल पे। ये मैं पेश करता हूँ अपने, ये जो अक्सर शेर पढ़ते हैं शहजाद साहब इसको भाई शहजाद साहब, हाँ जी। सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। ये मिसरा है। हैरत है मुझे कि आप अभी मनसूबाबंदी का रोना रो रही हैं, इल्मी, अखलाकी, इक्तसादी, समाजी, माशरती, आइनी और सियासी। मुझे बताओ कोई एक शोबा जहाँ मनसूबाबंदी खतरनाक हद तक नीचे, कितने खतरनाक हद तक नीचे नहीं है, बताओ एक शोबा। और एक बात याद रखना, ये अल्लाह पाक का मैसेज है, लेकिन ये अहमकों, बेवकूफ़ों और अंधों के लिए नहीं है। इंसानी हेल्दी इंसानी बॉडी और एक इंसानी माशरा, इसमें मुमासलतें ढूंढो, पागल हो जाता है आदमी। दुरुस्त। दौलत ऐसे चले माशरे में, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, जैसे खून जिसमें जुडिशियसली गर्दिश करता है। ये नहीं कि पैर है कमीने, इतने अवाम ने नहीं। आपका सवाल इसलिए, देखो बात सुनो, मनसूबाबंदियाँ मैंने इतनी गिनवाई हैं, इंसानी माशरा, इंसानी जिस्म, इसको ज़हन में रखो। और फिर मुझे ये बताओ कि ये माशरा भी अगर इंसानी जिस्म है, मेरा तो ये ईमान का हिस्सा है, किसी किताब से नहीं लिया, अपने गौर व फिक्र का नतीजा। खौफनाक मुमासलत है। इफ़ यू वांट टू कीप योर बॉडी हेल्दी, उसके सारे उज़्व ठीक हों, वरना एक लिवर गया पूरा बंदा कब्र च, एक हार्ट कार्डियक अरेस्ट हुआ पूरा बंदा कब्र च। तो उज़्व भी कोई नहीं काम कर रहे, कोई एक बताओ मुझे। तो इसलिए ये जाने दो, ये तो एवं नखरे नुखरे हैं। वो फौजी दे गए दो तुहानू दे जिहड़े वड्डे तुहाडे कोई चज दे डैम्स ने, वाकई जो काबिल जिक्र हैं, वो कौन दे गया? वो ये इस मुल्क के सियासतदाना तो जान छुड़ाओ, वरना आ गई जान शिकंजे अंदर, ज्यों बेलन विच गन्ना। याद रखना। सही हो गया है। ये सवाल मेरे नज़दीक तो
बनता ही नहीं है। ज़ैगम साहब, गुफ्तगू तो यही कह रही है कि पाकिस्तानियों की जान शिकंजे में तो आ गई है, क्योंकि इस गुफ्तगू के दौरान मैं सोच रही हूँ कि इंतज़ामिया कहती है उनके पास गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होनी चाहिए, सेनेटर्स कहते हैं ब्लू पासपोर्ट होने चाहिए, फिर कहते हैं जी घर नए बनने चाहिए, कभी विलास लाहौर बनते हैं, कभी इस्लामाबाद में बनते हैं। ये मौसमियाती असरात तो बर्दाश्त नहीं करेंगे इस मुल्क में, तो फिर बाहर जाके ही कर लेंगे या इतने फैसिलिटेटेड होंगे, और मेरे आपके लिए इनको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर मैं क्यों सवाल कर रही हूँ कि मनसूबाबंदी है या नहीं है। तो इसीलिए इन 60,000 लोगों को ब्लू पासपोर्ट चाहिए ना, ताकि वीज़ा लेने की ज़रूरत भी ना पड़े, बैठे जहाज़ पर और बाहर चले जाएं अपने महफूज ठिकानों में। आयशा, जब भी हम पानी के बहरान की बात करते हैं तो हमें जो बात करनी चाहिए वो वाटर गवर्नेंस का क्राइसिस है, पानी के गवर्नेंस का बहरान। लेकिन बात हम करते हैं सिर्फ डैमों की। क्यों? इसलिए कि एक डैमों की बहुत बड़ी लॉबी मौजूद है, जिनके बड़े बड़े खांचे हैं, और हर डैम हज़ारों लोगों की नस्लों को बना देता है। आप मुझे बताइए, डैम तो बनने चाहिए, ये तो कोई इनकार की बात नहीं है। डैम नहीं बने, लेकिन 101 जो दूसरे काम करने थे वो भी नहीं किया। पानी के बहरान को रोकने के लिए, उनमें से कौन सा काम है जो किया गया? आज पाकिस्तान में जो फीकस पानी है, एक बंदे को जो पानी चाहिए वो 1000 क्यूबिक मीटर से कम है, 1 मिलियन लीटर साल में। ये कम हो तो एक बहरानी कैफियत होती है, उससे नीचे हो चुका है। सही। और इसकी वजह डैम नहीं है, डैम पानी बनाते नहीं है। स्टोर जब डैम बन भी जाएगा तो ये 10,000 से ऊपर नहीं जाएगा। दुरुस्त, वैलिड पॉइंट। ये जो 1000 क्यूबिक मीटर है या 10, ये पानी तो नहीं बढ़ेगा, पानी जमा होगा ना। तो ये मसला कहां से पैदा हुआ? ये मसला तो आबादी से पैदा हुआ है। 20 साल बाद आप 100 और डैम बना लेंगे, लेकिन आपकी आबादी ये बढ़ती रही तो 1000 की बजाय 500 क्यूबिक मीटर पानी होगा ना। बस ज़ैगम साहब, हमने वक्त के साथ पानी नहीं तो ना नहीं किया। बढ़ेगा, वो चेयरमैन पानी का बाबरा बहरान तो अगर हल कह रहे नहीं हैं 2 होगा। डैम बना के बैठे तो अगले 50 साल तो कुछ किया ही नहीं, तो इसलिए इंतजामिया वहीं खड़ी है 50 साल जी, पीछे। बना ले आज डैम। 2026 गया है जहां पे और जी, बहुत से बना क्राइसिस ले मौजूद डैम। हैं। आयशा, बना ले डैम, लेकिन डैम ना सैलाब का मसला हल करेंगे, ना पानी की किल्लत का मसला हल दुरुस्त हो करेंगे। गया। वो हल में एक मदद देंगे। दे आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन एंड दे आर प्रेजेंटेड एज द सोल्यूशन, दे आर नॉट द सोल्यूशन। दुरुस्त हो गया। हल नहीं है वो, हल की तरफ एक कदम है, तो बाकी हल पर बात तक नहीं होती। मुझे बताइए 2022 का जो बहरान आया था, जो सैलाब आया था, उसको कैसे डैम रोक सकते थे? नहीं रोक हिल टॉरेंट से वो आया था। उसके अलावा शहरों में जो आपका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था वो खत्म हो गया था, तो इसको डैम कैसे हल करते? नहीं कर सकते थे। असल मसला यह है कि लोग वल्नरेबल हैं, लोगों को उनकी कमजोरी मार रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी मार रही है, शहरों की कमजोरी मार रही है, पानी का गलत इस्तेमाल मार रहा है, पानी का गलत इस्तेमाल जो है गलत तकसीम मार रही है। आपने ग्लेशियर से लेकर खेत तक और ग्लेशियर से लेकर पानी के गिलास तक पानी के इस्तेमाल का पूरा निजाम बनाना है, इंसान को मजबूत बनाना है, ह्यूमन डेवलपमेंट, ताकि ये बहुत बड़ा इम्तिहान आपने रख दिया है। ये तो जो आप शायद हुकूमतों को अभी सोचनी पड़े कि कहां से उन्हें क्या कुछ बनाना है। फिलहाल प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।